सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एफई क्या होता है, एफजी क्या होता है, दोनों में सिमिलरिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में मैं बात करूंगा। उसके बाद कूलॉम्स लॉ का कुछ न्यूमेरिकल जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वो सॉल्व करूंगा, और बाकी का कूलॉम्स लॉ का न्यूमेरिकल जो एससी वर्मा लोडोग में दिया हुआ वो कल की वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको दूंगा। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि एफई क्या होता है, एफजी क्या होता है। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एफई क्या होता है। एफई का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, जो कि कूलॉम्स लॉ ने बता चुके हैं, जो कि हम इससे पहले वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं। तो कल बताए थे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग F = K Q1 Q2 R²। उसके बाद Fg क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg = G m1 m2 R²। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि दोनों में सिमिलरिटीज क्या है। कुछ कुछ तो समानताएं होगा। तो पहला ही सिमिलरिटीज ये है कि दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पे क्या है, बेस्ड है। ये भी 1/r², ये भी 1/r²। तो दोनों के दोनों किस पे बेस्ड है, इनवर्स स्क्वायर लॉ पे बेस्ड है। दूसरा सिमिलरिटीज है कि दोनों के दोनों जैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दोनों के दोनों लाइन ज्वाइनिंग मतलब सेंटर लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू क्या है, एक्स करता है। ये भी लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू एक्स करेगा, ये भी क्या करेगा, लाइन ज्वाइनिंग के थ्रू क्या करेगा, एक्स करेगा। समझ में आ गया। अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस बिटवीन Fe एंड Fg। डिफरेंस बिटवीन Fe एंड Fg। पहला डिफरेंस है Fe repulsion as well as attraction। दोनों के दोनों मतलब Fe जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो रिपल्सन भी करता है और साथ साथ क्या करता है, अट्रैक्शन भी करता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ऑलवेज अट्रैक्शन करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन पे बेस्ड रहता है, इसको रिपल्सन से कोई मतलब नहीं। इसके बाद दूसरा सिमिलरिटी जो है कि Fg जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है डिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो ये दोनों इसमें क्या है, दोनों का डिफरेंस हम बता चुके थे कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स कैलकुलेट करते हैं वो अट्रैक्टिव फोर्स भी होता है, साथ साथ रिपल्सिव फोर्स भी होता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल और केवल कौन सा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है। क्योंकि अर्थ क्या करती है, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, उसको खींचती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन दूसरा डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। कोई सा भी मीडियम हो, वैक्यूम मीडियम हो, एयर मीडियम हो, वाटर मीडियम हो, सब में सब क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही होगा। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है डिपेंडेंट अपॉन मीडियम, मतलब डिपेंडेंट करता है कि किस मीडियम में हम रखे हुए, एयर मीडियम है या वैक्यूम मीडियम है या वाटर मीडियम है, किस मीडियम में। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आपके पास एक रेशियो निकालना है Fe to Fg के बीच में। तो Fe to Fg के बीच में मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में हमको रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए मेरे पास ये डाटा दिया हुआ है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻30 kg होता है ये, k का वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ये होता है ये, g का वैल्यू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg का स्क्वायर। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग K = Q1 Q2 R²। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का मैं निकाला था M =
जी m1 m2/r² होता है। तो दोनों के बीच में रेशियो जो होगा तो Fe = Fe/Fg। तो Fe मतलब K Q1 Q2/r² G m1 m2/r²। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस, मतलब वो भी दोनों मास सेम डिस्टेंस पे और दोनों चार्ज भी क्या है सेम डिस्टेंस पे। तो r² से r² कट गया। यहाँ पे k का वैल्यू रख देंगे तो k का वैल्यू 9 × 10⁻9 और यहाँ पे q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर। q1 q2 का वैल्यू सेम है। इसी तरीके से g का वैल्यू 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻31 का स्क्वायर। ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाता है 10⁻42 के लगभग आसपास आता है। तो इन दोनों में एक रिलेशन आया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है 10⁻42 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स के क्या होता है बराबर होता है। तो इस डाटा से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना मच ग्रेटर देन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब जो चार्ज और चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत बड़ा होता है। डाटा के अनुसार आप समझ सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के का मतलब ये हुआ कि एक चार्ज के कारण दूसरा चार्ज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब एक चार्ज के कारण दूसरा चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जैसे मान लिया जाए कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, एक Q3 चार्ज है। तो ये Q3 चार्ज पर Q2 चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, Q3 चार्ज पर Q1 चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगेगा, इसको कैलकुलेट करना। तो ये सब लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है रिपेल। तो Q1 चार्ज का इफेक्ट Q3 चार्ज पर पड़ेगा तो ये क्या करेगा रिपल्सन करेगा। Q3 चार्ज पर Q2 चार्ज का इफेक्ट पड़ेगा तो ये भी रिपेल करेगा। तो ये हो गया ये हो गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 के कारण और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू सेकेंड के कारण। तो दोनों का दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि दोनों फोर्स का जो होगा क्या होगा वेक्टर सम होगा, मतलब F31 प्लस F32। इसी तरीके से मान लिया जाए कि n चार्ज होगा, तो n चार्ज का मतलब ये हुआ कि मान लिया जाए ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है। इसी तरीके से डॉट 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 Qn चार्ज दिया हुआ। इससे पहले क्या होगा Qn-1 चार्ज होगा। तो Qn चार्ज पर Q1 चार्ज का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फोर्स ऑन n ड्यू टू 1। इसी तरीके से फोर्स ऑन n ड्यू टू सेकेंड। इसी तरीके से n-1 चार्ज इस पे क्या करेगा इफेक्ट करेगा, मतलब रिपेल करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग जब F नेट निकालेंगे तो F नेट आएगा Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस डॉट 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 प्लस Fn-1 सबका क्या होगा वेक्टर सम होगा। ठीक है। इसी तरीके से हम पॉलीगॉन टाइप जो न्यूमेरिकल पदार्थ बनाएंगे उसको थोड़ा देखते हैं कि वो न्यूमेरिकल किस प्रकार बनेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज करते हुए हम पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल किस प्रकार बनेगा वो समझते हैं। पॉलीगॉन टाइप न्यूमेरिकल मान लिया जाए कि एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में Q1 चार्ज रखा हुआ, ये Q2 चार्ज रखा हुआ और ये Q3 चार्ज रखा हुआ।
और सबका बीच का जो एंगल है 60 डिग्री, और इसका साइड अगर ए होगा तो इस पे अगर मान लीजिए कि इस चार्ज पे जो फोर्स लगाएगा तो रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल। ये भी चार्ज इस चार्ज को क्या किया, रिपेल करेगा। तो ये जो रिपेल करेगा F31 से, ये रिपेल करेगा F32 से। अगर ये 60 डिग्री का कोण होगा तो ये भी क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो इसका बात करते हैं कि F नेट जो निकालेंगे वो F नेट जो होगा F31 और प्लस F32, मतलब दोनों का क्या हुआ, वेक्टर सम। अब इसको न्यूमेरिकल के रूप में हम किस प्रकार वेक्टर सम को करते हैं वो समझते हैं। तो वेक्टर सम में एक फॉर्मूला होता है F नेट निकालने का, मतलब रिजल्टेंट निकालने का, क्योंकि एक फोर्स इस साइड जाना चाह रहा है, एक फोर्स इस साइड जाना चाह रहा है, जिसका नेट फोर्स कहीं ना कहीं बीच में होगा। ठीक है, तो F नेट निकालने का तरीका है रूट अंडर F32 का स्क्वायर प्लस F31 का स्क्वायर प्लस 2F32 इंटू F31 cos थीटा। जैसे हम रिजल्टेंट निकालते थे वेक्टर का रिजल्टेंट किस प्रकार निकालते थे, R वेक्टर इक्वल टू रूट अंडर P स्क्वायर, P वेक्टर का स्क्वायर प्लस Q वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। इसी प्रकार से निकालेंगे। तो ये चार्ज सेम है, तो सेम चार्ज होने की वजह से जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स, मतलब जितना रिपेल ये करेगा, जितना फोर्स के साथ ये रिपेल करेगा उतना ही फोर्स के साथ ये भी रिपेल करेगा। तो इसको F मान लेते हैं। तो F नेट इक्वल टू जो होगा रूट अंडर F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2FF cos थीटा। अब थीटा दोनों के बीच का कोण कितना है, 60 डिग्री। तो F नेट इक्वल टू जो होगा रूट अंडर F का स्क्वायर, मतलब F का स्क्वायर 2F का स्क्वायर और प्लस 2F का स्क्वायर। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कटा, तो F नेट इक्वल टू रूट अंडर 3F स्क्वायर। तो F नेट का जो आ जाएगा वैल्यू रूट अंडर 3F, ये इसका आंसर हो गया। अब बात है कि F का वैल्यू क्या होगा, तो F का वैल्यू रख देंगे। तो F नेट इक्वल टू हुआ रूट अंडर 3, F का वैल्यू होता है K Q1 Q2, तो Q के बराबर है Q स्क्वायर, और दोनों का बीच का डिस्टेंस A स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर कोई क्वेश्चन दे दिया, इसी तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि अगर एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर पे जो चार्ज रखा हुआ है Q1, Q2, Q3 और माइनस Q4 रखा हुआ है, तो हमको बोल रहा है कि फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन माइनस Q4 पे हमको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो किस प्रकार फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचा, अटैक किया। ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी क्या करेगा, इसको खींचेगा। अगर मान लीजिए कि इसका साइड ए स्क्वायर है तो साइड एक ही होगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, ये इसको खींचेगा। तो सबसे पहले इन दोनों का देखते हैं। तो ये जो आया था फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। तो सबसे पहले बात करते हैं F नेट जो आया, वो F नेट जो आएगा F41 प्लस F42 प्लस F43। अब ये दोनों आपस में कितने डिग्री का कोण बना करके रखा है, 90 डिग्री का। तो ये दोनों को पहले सोल्व करते हैं। तो F नेट इक्वल टू जो होगा रूट अंडर F का स्क्वायर, सब अगर सब चार्ज सेम है तो इस पे लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, सेम। सबको हम क्या मान लिए, F, इसका होगा F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2FF cos 90 डिग्री।
अब cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया 0। तो यहाँ पे एफ नेट जो आएगा रूट अंडर 2f स्क्वायर आ जाएगा। एफ नेट जो बराबर हो गया है रूट 2f के बराबर हो गया, मतलब F41 और F43 मिलकर के जो फोर्स कैलकुलेट हुआ है F रूट 2f, मतलब ये और ये मिलकर के, मतलब 343 और 42 मिलकर के जो फर्स्ट फोर्स कैलकुलेट किया। अब निकालना किसका है F41, तो F41 के लिए इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें। तो एफ नेट का जो वैल्यू आया हुआ है एफ नेट इज इक्वल टू रूट अंडर 2f। अब बात करते हैं कि F41 क्या होगा, तो F41 निकालते हैं। तो F41 निकाल रहे हैं, तो F41 इज इक्वल टू ये F का होता है K Q, कौन सा Q4 Q1 बाई R स्क्वायर। अब R निकालना है, तो A और A, तो ये कितना बन गया रूट 2a, ठीक है। तो रूट 2a का स्क्वायर, तो ये बन गया K, Q4 का वैल्यू Q, Q1 का वैल्यू Q, और ये हो गया 2a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करेंगे, नेट अगर निकालेंगे, नेट फोर्स सभी को जोड़ दें, नेट फोर्स जो आएगा रूट 2f और ये आएगा 1/2 रूट 2f, इसको लिख देते K Q और बाई 2a स्क्वायर। f का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, तो f का वैल्यू यहाँ पे रख रहे हैं, तो रूट 2 K Q बाई a स्क्वायर बाई K Q बाई 2a स्क्वायर। तो f नेट का जो वैल्यू आया वो आया K Q स्क्वायर बाई a स्क्वायर कॉमन आ गया, और ये बचा रूट 2 प्लस 1, ये इसका आंसर हो गया फोर्स का। तो इसी तरीके से फोर्स कैलकुलेट करते हैं। अभी तो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताएं, कल एससी वर्मा कुछ यूरोडोप का न्यूमेरिकल लाएंगे जो कि अच्छा न्यूमेरिकल देगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।